संदेह के बादल। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, अरुणा का छरहरा शरीर जैसे सुरभि की थुलथुल काया का मजाक बना रहे थे। टैक्सी की रफ्तार तेज होने के बावजूद सुरभि के मन को चैन नहीं था। नया शहर, नए लोग, अनजान सड़कें। दिल्ली में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ाती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती, लेकिन यहाँ अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं। सुनसान सड़कें लांघते हुए जीपीएस ने इंदिरा रोड 10 नंबर बंगले तक पहुंचने की सूचना दी तो प्रफुल्ल से मिलने की सुखद कल्पना से उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। बंगले के गेट पर पहुंचकर उसने ड्राइवर से सामान उतरवाकर पैसे दिए और उन्हीं ने कविन को गोद में लेकर दरवाजे के बाहर लगी घंटी का बटन दबा दिया। पहले का समय होता तो सीढ़ियां लांघते हुए संभवतः धड़धड़ाती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक अव्यक्त संकोच ने उसके पांव जकड़ लिए थे। घर तो उसका अपना ही है, प्रफुल्ल के घर को वो अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों के बीच एक दीवार सी खिंच गई थी, जिसे बीनने का प्रयत्न दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। अब तो दोनों के बीच फोन कॉल और मैसेज तक का कोई संपर्क नहीं रह गया था। देहरादून पहुंचने की सूचना भी उसने कविन से ही करवाई थी। सुरभि, चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वो चौंकी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था, शरीर छरहरा पर दुरुस्त। सुबह की सैर से लौटे थे शायद। अरुणा, सामान उठाकर अंदर रखवा दो। आदेश देकर उन्होंने कविन को गोद में उठा लिया। फिर सुरभि से प्रश्न किया, अपने आने का मैसेज कर देती। किया तो था, फोन भी किया था, पता चला तुम दौरे पर गए हुए थे। उसने रुक रुक कर कहा, ओह, शायद मिस हो गया होगा, पिछले दिनों व्यस्तता काफी रही। तभी अरुणा ट्रे में प्रफुल्ल के लिए नींबू पानी और सुरभि के लिए चाय बिस्किट रख गई। पिता पुत्र बातों में इतने व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेती हुई वो कनखियों से अरुणा को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की तात की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, उसका छरहरा शरीर जैसे सुरभि की थुलथुल काया का मजाक बना रहे थे। गजब का आकर्षण था उस अरुणा में। चेहरे पर कुटिल मुस्कान घिर आई थी। माँ जी को काफी जतन करना पड़ा होगा इसे ढूंढने में। घर का हर हिस्सा भी साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। कमरे में नीले रंग के पर्दे और बरामदे में रखे सुंदर क्रोटॉन अतीत के कई दृश्यों को सजीव कर गए थे। लाल रंग सुरभि को पसंद था, जबकि प्रफुल्ल को हल्का नीला और आसमानी रंग ही भाता था। कहते खुले उन्मुक्त आकाश का परिचय देता है ये रंग, पर उनकी कहाँ चलती थी। सुरभि ने जैसे ही लाल रंग के पर्दों से ड्राइंग रूम को सजाया, प्रफुल्ल ने वहां बैठना ही बंद कर दिया। एक दिन ऐसे ही रंग बिरंगे क्रोटॉन और कॉलियस के कुछ गमले लाकर उन्होंने बरामदे में सजाए। तब भी सुरभि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। छोटी सी बालकनी है, 2 लोग तो ढंग से खड़े नहीं हो सकते, गमले कहाँ रखेंगे? पौधे बेचारे बिना खाद पानी के ही सूख गए थे। इस समय अरुणा छोटी सी कैंची से गमलों के सड़े गले पत्ते काटकर फेंकती जा रही थी। गुड़ाई करते समय उसके हिलते डुलते शरीर को देखकर सुरभि की भ्रुकुटी तन गई। कैसी बेशर्म औरत है, कम से कम प्रफुल्ल दफ्तर चले जाते तब कर लेती ये सार संभाल, लेकिन नहीं, मालिक के सामने ही अच्छा बनना है, तभी तो टिकेगी इस आशियाने में। बोर्डिंग लॉजिंग फ्री, ऐसे ही हाव भाव दिखाकर ही तो ये औरतें मर्दों को रिझाती हैं। वो धीरे से बुड़बुड़ाई, फिर प्रफुल्ल से मुखातिब हुई, माली देखभाल नहीं करता क्या पौधों की? करता है मेम साहब, पर साहब को उसका काम पसंद नहीं आता। सुरभि बुरी तरह चिढ़ गई।
पति पत्नी की बातों में ये क्यों दिलचस्पी ले रही है? दो एक बार उसने प्रफुल्ल का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रफुल्ल कविन की ही बातों में उलझे रहे। कहीं उसका यूं अचानक आना उन्हें बुरा तो नहीं लगा? मन में संदेह का बीज अंकुरित हो उठा। 9 बजने को आए। प्रफुल्ल के दफ्तर जाने का समय हो गया था। सुरभि चौके में नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो प्रफुल्ल ने सबल रोक लिया था। जब से बीमार हुआ हूं, गरिष्ठ भोजन नहीं पचता। माँ अरुणा को सब समझाकर गई हैं। तुम आराम से बैठो। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई सुरभि के जिद्दी और अक्खड़ स्वभाव के कारण ही तो गहराती गई थी। हर समय सहेलियों की आवाजाही, किटी पार्टियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में उलझी फैशन परस्त सुरभि को न घर गृहस्थी के किसी काम में रुचि थी, न ही परिवार के सदस्यों से कोई लगाव। संबंधों की गरिमा तो मर्यादा के अंश सहेजने से ही बनी रहती है। इस सच को उसने कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं की। औरत तो परिवार का केंद्र भी है और परिधि भी। उसी से परिवार चलता है, खुशहाली बनी रहती है। प्रफुल्ल समझाते, लेकिन सुरभि के ऊपर से सब कुछ चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर जाता। प्रफुल्ल की माँ सोचती, माँ बनने के बाद सुरभि खुद ब खुद घर गृहस्थी में रम जाएगी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। नन्हे कविन के मुंह में जब आया निवाला डालती तो प्रफुल्ल क्षुब्ध हो उठते। बूढ़ी माँ को जब घर का काम करते देखते तो मन रुदन कर उठता। एक बोझ की मानिंद सारे काम निपटाते रहते, लेकिन अपनी पत्नी से वो कभी भी लोहा नहीं ले पाए थे। मन की गहराइयों में जब भी उथल पुथल मचती, लगता ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकलने लगेगा। मन प्राण जख्मी होकर छटपटाने जरूर लगते थे, पर मुंह से बोल नहीं फूटते थे। प्रफुल्ल शायद समझ गए थे कि कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है चुप ही रह जाए। उन्हीं दिनों उनका ट्रांसफर देहरादून हो गया। प्रफुल्ल यहाँ आना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें दिल्ली से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि सुरभि कभी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसे में अम्मा और कविन को अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे। अकेले ही जाने का निश्चय उन्होंने जब अपनी माँ को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध ढहने लगा। प्रफुल्ल को अकेले कैसे चले जाने देती? एक बार उन्होंने सुरभि को समझाने की पुनः कोशिश की कि पति पत्नी को एक ही देहरी में रहना होता है, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर सुरभि ने माँ की बात को समझने की बजाय समझाना उचित समझा था। कुल 3 बरस की ही तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो कविन भी स्कूल जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से मिलते कहाँ हैं? एक बार पूरा तामझाम समेटो फिर वापस आओ। मुझसे नहीं होगा ये सब। मेम साहब, दोपहर में क्या बनाऊं? अरुणा के प्रश्न पर सुरभि अतीत की खो से निकलकर वर्तमान में लौट आई थी। साहब क्या खाते हैं लंच में? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसलिए डब्बा साथ में ही दे दिया था। वैसे तो घर में ही खाते हैं। सुरभि उसकी मासूमियत पर चिढ़ गई। सोच के बबूलों के बीच उसने खुद को भी धिक्कारा। अपने पति की पसंद नापसंद भी उसे इस गंवार से पूछनी पड़ रही है। अपना हक उसे छिनता हुआ सा प्रतीत हुआ। फिर भी अरुणा को आलू टमाटर की सब्जी बनाने को कहकर वो अपने बेडरूम में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थीं, पर नींद कोसों दूर थी। अरुणा मटर छील रही थी। कविन उसकी पीठ पर झूल रहा था। वो ज्यों ही झुकती, गहरे गले की चोली में से उसका गदराया शरीर दिखाई दे जाता, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी उसकी साड़ी का झीना आवरण छिपाने में असमर्थ था। बरसों पुरानी अंकुर पिक्चर की दलित जाति की शबाना और जमींदार अनंतनाग का अवैध संबंध अचानक सजीव हो उठा था। उसकी आंखों के सामने पत्नी के वापस लौटने के बाद अनंतनाग ने ऐसा सराफत का लबादा ओढ़ा कि बेचारा शबाना का विकलांग पति
मुंह खोलने के बाद पिटता ही रह गया। पुरुषों का क्या, जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया तो प्रफुल्ल तो साधारण पुरुष हैं। माँ ने बताया कि अरुणा का पति अपाहिज है। उधर प्रफुल्ल भी तो इतने बड़े बंगले में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दो युवा प्राणी क्या खुद को संयमित कर पाते होंगे? मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे थे। अपनी कल्पना में वो कभी अरुणा और प्रफुल्ल को आलिंगनबद्ध देखती तो कभी उसे कविन और प्रफुल्ल के बीच बैठे हुए देखती। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर लेटी उसकी माँ की सेवा करने वाली नर्स से विवाह करके अपनी वफादारी का ऐसा सबूत दिया था कि शारीरिक रूप से लाचार माँ मानसिक रोगिणी भी बन गई थी। लेकिन मैं ना अंकुर की शबाना हूँ, ना ही माँ की सेवा शुश्रूषा में जुटी नर्स हूँ। उसने मन ही मन में संकल्प लिया कि जैसे भी हो वो अरुणा को निकाल कर ही दम लेगी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में धूप सेक रहे थे। अरुणा कपड़े धो रही थी। कविन बाल्टी में से पानी निकालकर अरुणा पर उलीच रहा था और खिलखिला भी रहा था। प्रफुल्ल चुपचाप बैठे इस दृश्य का आनंद लेते हुए बोले, कुछ ही दिनों में अरुणा ने कविन को अपने बस में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। प्रफुल्ल तल्खी भरे स्वर में छिपे पत्नी के व्यंग को भली प्रकार समझ गए थे। क्रोधावेश में उसने रस्सी पर फैलाती हुई प्रफुल्ल की कमीज अरुणा के हाथों से छीनकर हैंगर पर टांग दी। क्या बिगाड़ा है इस गरीब ने तुम्हारा? क्यों अपमानित करने पर तुली हो उसे? अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अरुणा की क्या जरूरत है? गरीब लाचार औरत है, आदमी हैंडीकैप, कुछ कमाता नहीं है, 3-3 बच्चे हैं। जो भी निर्णय लो सोच समझ कर ही लेना। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा ना। बुदबुदाती हुई पैर पटकती सुरभि घर के अंदर चली गई। अरुणा की स्वामी भक्ति को सुरभि ने दैहिक संबंधों पर लाकर पटक दिया था। संदेह के बीज ने जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति को ही समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि एक दिन उसने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल के कटघरे तक पहुंचा दिया। झूठे अहम और संदेह के पलीते से भरा ये ऐसा विस्फोट था जिसने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को ही हिलाकर रख दिया था। प्रफुल्ल अरुणा की जमानत तो करवा आए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने उसे काम पर नहीं रखा था। उसके बाद वो अक्सर टूर पर चले जाते। घर पर रहते तो बहुत कम बोलते, अक्सर किताबों की दुनिया में खोए रहते। एक रात प्रफुल्ल टूर पर गए थे। सुरभि और कविन घर पर अकेले थे। अचानक फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ और पास ही रखी लकड़ी की अलमारी सुलगने लगी। जब तक सुरभि कुछ समझ पाती, आग की लपटें अपना विकराल रूप ले चुकी थी। क्या करे क्या ना करे, चीखती चिल्लाती भी तो उसकी चीखें सुनने वाला कौन था। तभी उसने झोपड़ी की ओर से कुछ लोगों को बंगले की तरफ आते हुए देखा। कलुषित मन ने फिर सोचा ये जरूर अरुणा के रिश्तेदार होंगे और प्रफुल्ल की अनुपस्थिति में लूट खसोट करके सारा सामान ले जाएंगे। घबराहट के मारे सुरभि गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे नहीं मालूम। आंख खुली तो सुरभि अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। पास ही बिस्तर पर कविन लेटा था। बगल में प्रफुल्ल खड़े थे। सामने अरुणा सपरिवार खड़ी थी। उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी थी। पूरा चेहरा जगह जगह से झुलस गया था। कैसी हैं बीबी जी? अरुणा ने पूछा तो सुरभि ने प्रति प्रश्न, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? इस बार उत्तर डॉक्टर ने दिया था। आपको और आपके बच्चे को बचाने के प्रयास में इनके दोनों हाथ पूरी तरह झुलस गए हैं। समय पर अगर ये आपको ना बचाती तो आपका बचना मुश्किल था। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर सुरभि की आंखों से बह निकली। हाथ स्वतः जुड़ गए। तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी तुमने मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की। तुम सच में महान हो अरुणा। महान तो बाबूजी हैं बीबी जी। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलाया और सबसे बड़ा उपकार
तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया, वरना शराब के नशे में धुत ठेकेदार तो मेरी आबरू लूटकर बच निकलता। मैं तो अपना पिता, भाई सब कुछ इन्हें ही मानती हूँ। सुरभि की नजर में अरुणा बहुत ऊपर उठ गई थी। अरुणा की बात ने उसे इस धारणा से मुक्त कर दिया कि औरत और मर्द के बीच रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं होता, भावनाओं और संवेदनाओं का भी अपना स्थान है। लेखिका पुष्पा भाटिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सबके लिए ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियाँ लेकर आती रहूं और आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।